हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 4 सीडीपी के सामाजिकरण प्रक्रिया के चैप्टर 4 में नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण की प्रकारों के बारे में। तो अभी जो सोशलाइजेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। बर्थ से लेके डेथ तक, यानी कि वूम से लेके टूम तक हम नई चीज़ों को लर्न करते हैं सोसाइटी से, और नए नए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जानते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो सामाजिकरण होता है जिस एज में होता है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। बट ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। हम कुछ ना कुछ हर किसी से सीखते हैं बेसिकली। तो अब जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से होता है। फॉर्मली में हम आता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं नई किसी विशेष उद्देश्य के लिए, ये कुछ गाइडलाइंस के अंडर रहकर, तो वो हमारी आती है फॉर्मल है सोशलाइजेशन। लेकिन वहीं पर हम इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फैमिली से, अपने आसपास के, अपने समाज से बहुत सारी चीज़ें कहीं भी किसी भी टाइम हम सीख जाते हैं। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑब्जर्वेशन का। तो फॉर्मली सोशलाइजेशन हमारा बेसिकली स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस वगैरह में होता है, और सबसे ज़्यादा होता है वो स्कूल में होता है। और इनफॉर्मली सबसे पहले तो फैमिली में स्टार्ट होता है। क्योंकि फैमिली में आपने ऐसा थोड़ी है कि हम आज कोई भी चीज़ नहीं सीखनी होती तो डेली डेली हम कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड या फिर एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव तो ऐसा डिसाइड करके नहीं रहते। तो वो हम ऑटोमेटिकली हम वो चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी वो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होती है। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे अंदर डिसिप्लिन की वैल्यू भी इनकलकेट होती है। और क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू हम ये समझ जाते हैं कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करना है, और कहाँ पर हमें हमारी अपनी वैल्यू, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। तो डिसिप्लिन आता है, और सबसे ज़्यादा जो हम डिसिप्लिन की जो वैल्यू हमारे अंदर इनकलकेट होती है वो हमारी स्कूल में होती है। अब आदत आती है कि हम एज ए ह्यूमन अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बिल्कुल राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि फैमिली में और हमारे फैमिली के प्रति हमारा जो बिहेवियर है और व्यवहार है, और जो सोसाइटी के प्रति है, आस पड़ोस के लोगों के प्रति जो हमारा वो बिहेवियर है, वो दोनों चेंज होते हैं। तो ये क्या हम ऐसे सोच के थोड़ी है कि हम घर पे इस तरह करेंगे, नहीं, ये बाहर किस तरह से रहेंगे, नहीं, ये हम धीरे धीरे जो हम अपना ये जो प्रोसेस है उसके थ्रू हमारे ऑटोमेटिकली हमारे खुद हमारे अंदर ये वैल्यू आ जाती है कि हमें किस जगह पर किस तरह का बिहेवियर करना है। तो वो हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अपने बिहेवियर को हम रेगुलेट कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो हमारे अंदर सोशल वैल्यूज़ भी इसी के अंडर आती हैं, जो हमारे इस प्रोसेस के थ्रू होती है। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं हमारे सोशलाइजेशन को, सामाजिकरण को। जैसे कि फोस्टरिंग नरिशमेंट, पालन पोषण। तो जिस तरह का पालन पोषण होगा उसी तरह कि उसके बच्चे का भाई अपने प्रति उसकी समझ बनेगी। तो अगर वो अच्छा एनवायरनमेंट से बच्चे को मिलता है, पालन पोषण होता है, तो वो सामाजिकरण जो प्रक्रिया है उसकी वो बेहतर होगी, अच्छी होगी, नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। अब बात आती है सिंपैथी की, सहानुभूति की। तो बालक
का बालक के साथ सहानुभूति अगर नहीं है तो वो बच्चे के कहीं न कहीं इमोशनल डेवलपमेंट में असर डालेगी। बच्चे अपनी फीलिंग को दबाना शुरू कर देगा, वो शेयरिंग नहीं करेगा। वहीं हम दूसरी तरफ उसके साथ सिंपैथी से, उसके साथ अपनत्व मतलब सहानुभूति से पेश आ रहे हैं, तो वो अपनी मतलब वैसे कहते हैं ना, बच्चा तो प्यार का भूखा होता है, तो बच्चे के साथ सिंपैथी हम दिखाएंगे तो वो अपनी चीज़ें भी शेयर करेगा और हमारी सुनेगा भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, इससे बच्चे की लर्निंग भी बहुत अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है सोशल टीचिंग, जहाँ इसमें आती है फैमिली। यहाँ पर बच्चा अपनी फैमिली से अपने मतलब रिलेशंस के बारे में, अपने रहन सहन खान पान के बारे में, किस तरह से उसे रहना चाहिए सोसाइटी में, वो चीज़ें सीखता है। तो फैमिली का इसमें सबसे पहले फैमिली, फिर देन स्कूल एंड अदर लेवल पर वो चीज़ें सीखता है। अब बात आती है रीइंफोर्समेंट की। तो रीइंफोर्समेंट दो तरीकों का होता है, जहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बच्चा कहीं अच्छा कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं ना शाबाश शब्द बोलकर, या कुछ दूसरी तरीके से बोले तो कुछ पुरस्कार देकर, अवार्ड देकर हम उसे उसको आगे बढ़ावा देते कि तुम और मतलब इस तरह से और अच्छा करो। तो बच्चे को भी एक अंदर से फीलिंग आती है कि अब भी मतलब मैंने ये ऐसा काम किया तो मुझे अवार्ड मिला, मुझे तो गिफ्ट मिला, मुझे पुरस्कार मिला। तो वो आगे और अच्छा इसी तरह से और अच्छे काम करे, वो उस चीज़ के लिए वो बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ हम बच्चे को थोड़ी मिस्टेक पर भी हम उसे मतलब समझाया तो नहीं, साथ ही साथ उसको फिजिकली पनिशमेंट या फिर नेगेटिव वे में उसको हमने सम बोला, रूडली बिहेवियर करा, तो उसके माइंड में मतलब जो उसके इमोशंस है वो प्रॉपर तरीके से मतलब इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, बच्चे अपनी चीज़ों को मतलब ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं रुकावट होती है सामाजिकरण की प्रक्रिया में। तो इसीलिए प्रॉपर रिइंफोर्स पॉजिटिवली होना चाहिए बच्चे के साथ। अब आता है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। तो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे जो भी हमें ग्रैंड पेरेंट्स से जो भी हमें वैल्यूज़ मिली हैं, एबिलिटी मतलब जो भी गुण हमें मिले हैं वो हमारी एबिलिटी को डिसाइड करते हैं, और एबिलिटी हमारे थिंकिंग प्रोसेस को। तो थिंकिंग प्रोसेस तभी हमारा बेटर होगा, तभी हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हमारी एबिलिटी उस तरह की बेहतर होगी। तो इट्स डिपेंड ऑन हेरिडिटी, तो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है सामाजिकरण को। अब आता है फैमिली। फैमिली में हम मतलब ये देखो, हम बहुत सारी वैल्यूज़ सीखते हैं, जैसे कि सहनशीलता, पेशेंस रखना, ठीक है, कॉपरेशन की, सहयोग की भावना, साथ ही साथ रीति रिवाज, कस्टम्स एंड कल्चर के बारे में, बिलीव्स के बारे में बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो वो किस प्रकार का है, ये भी मतलब बच्चे की सोशलाइजेशन किस प्रकार का अच्छा होगा वो भी डिपेंड करता है फैमिली में। तो फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे को अच्छे से उसकी मतलब नई आपने और अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जो उसकी समझ है वो बेटर हो, तो उस तरह का हमें एनवायरनमेंट भी देना होता है। और फिर बात करते हैं हम नेबरहुड की। नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस। बच्चा परिवार के बाद सबसे ज़्यादा रहता है आस पड़ोस, मतलब पड़ोसी के मतलब अपने आस पड़ोस में ही रहता है, जो वहाँ के जो लोग हैं। एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि एक बड़ा परिवार। तो वहाँ फैमिली में उसने अपने बारे में, अपने घर के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में तो जाना। अब नेबरहुड में वो अपनी वहाँ दूसरे कल्चर के बारे में, दूसरे कस्टम एंड वैल्यूज़ और उनके रहन सहन और उनको डिफ्रेंशिएट करना भी सीखने लगता है। तो नेबरहुड अगर अच्छा है तो वो चीज़ें तो वो उसकी जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस है उसमें अच्छा इफेक्ट डालेगी, अदरवाइज वो उसके अंदर एक सोसाइटी मतलब बैड वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। अब आती है स्कूलर्स, यानी कि फैमिली और नेबरहुड के पास सबसे ज़्यादा जो बच्चे रहता है वो जो टच में आता है वो आता है स्कूल की। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो एजुकेशन तो लेता है, साथ ही साथ सोशल वैल्यूज़ को भी सीखता है, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पर होता है। तो अगर स्कूल में उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्कूल के आस पास का, ये स्कूल में किस तरह का उसे उस तरह यानी कि
सकारात्मक रूप से उसे वो उतनी बेहतर तरीके से चीज़ें सिखाई जा रही है जितनी तरह से सिखाई जानी चाहिए। तो अगर वो उस तरह से नहीं है तो सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण में वो बहुत ही इफेक्ट डालती है। अब आता है कलीग्स यानी कि उसके बालक के सहपाठी यानी कि बालक के साथी। तो यहाँ पर बच्चे अपने इमोशंस अपने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना शुरू कर देता है। तो इसीलिए फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा है तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो बेटर होंगी और जिससे उसकी एक पॉजिटिव समझ बन पाएगी। लेकिन वहीं अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो वो एक सोसाइटी के लिए एक बैड एग्जाम्पल भी हो सकता है। इसीलिए कलीग्स यानी कि फ्रेंड सर्कल किस तरह का है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये होना कि वो किस तरह का है, ताकि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अब बात करते हैं कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है बच्चे की। अभी बच्चे ने मतलब सामाजिकरण को अब बच्चा अपनी सोसाइटी के प्रति अपने मतलब राष्ट्र के प्रति अपने आसपास के प्रति और अपने परिवार के प्रति एक नई समझ बनाना शुरू कर देता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना शुरू कर देता है। अपनी एक नई सोच क्रिएट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रिलीजन। अब जो बच्चा है उसके सामाजिकरण में इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। और मतलब हर एक रिलीजन में संस्कार परंपरा और जो आदर्श और जो मूल्य होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एक समझ बननी शुरू होती है। वो लोगों के बीच में मतलब कांटेक्ट में आता है तो वो उन बातों पर फिर वो अपनी समझ तो बनाता ही है, फिर उनको अडेप्ट उनमें वो अब चीज़ों को अडेप्ट कैसे करता है इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल चाइल्ड। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि उसका रिलीजन क्या है। तो इससे उसके सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं सामाजिकरण की प्रकार। सामाजिकरण के प्रकार तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं हमारे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। वैसे नॉर्मली 4 एंड 5 होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में बेसिकली एक ये बेस का काम करता है। ये बेसिकली फैमिली और पीयर इनके बीच में जब बच्चे कांटेक्ट में रहता है उस टाइम पीरियड तक जो भी सोशलाइजेशन होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। फैमिली और उसके फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चा अपने और अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो चीज़ें जानना सीख जाता है। तो एक बेस क्रिएट करता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमारा इनकी गौण या द्वितीय हम सामाजिकरण कह सकते हैं। इसमें हमारा आता है कि भाई देखो यहाँ पर इस स्टेज मतलब इस वाले एरिया में बच्चा खाली नहीं है। वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में उस टाइम एक समझ उस लेवल की बच्चे की हो चुकी है कि वो अब नई चीज़ों को अडेप्ट कर सकता है इजीली। तो यहाँ पर कम्युनिटी है ना, मीडिया और स्कूल ये सब हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। उसके आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। अब बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन में क्या होता है, जब अब नेक्स्ट एक स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है, यानी कि अब प्राइमरी में आपने एक बेस बनाया, सेकेंडरी में अब वो समझ गया कि उसकी सोसाइटी के प्रति है ना और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए लायक हो गया। तो अब वो एक नए रोल में इनकी अगर एक किसी की एज ए एम्प्लॉय या फिर आफ्टर मैरिज एक
एक नया रोल निभाने के लायक वो हो जाता है, तो उस दौरान जो उसका बिहेवियर में जो जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं, जिस तरह का वो बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो होता है अडल्ट सोशलाइजेशन के अंडर आता है। अब बात करते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें होता है बेसिकली इसमें ये होता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में का जो बिहेवियर है, मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, तो कोई इंडिविजुअल मान लो कोई भी है तो उस ग्रुप के जो मतलब उनको उस ग्रुप को लाइक करते कि मैं वो चाहता है कि मैं इस ग्रुप में भी शामिल हूँ, तो वो धीरे धीरे उस ग्रुप के जो लोग हैं उनकी तरह ही बनना और बिहेव करना शुरू कर देता है, ताकि वो उस ग्रुप में शामिल हो सके। तो वो धीरे जब वो प्रॉपरली उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है और वो करना शुरू कर देता है, तो उस ग्रुप के लोग उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। तो जो बिहेवियर में जो चेंज आया है उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड ऑन होने के लिए, तो इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब आता है रीसोशलाइजेशन। इसमें आता है कि जब हम किसी भी रीज़न की वजह से हम किसी नई जगह पर स्थगित होते हैं, मतलब माइग्रेंट हो जाते हैं या फिर किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो वहाँ पर अब हमारे अपने जो कस्टम्स हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, हमारी जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको वो तो हम जानते हैं, फैमिलियर, लेकिन अब नई जगह पर एडजस्ट होने के लिए हमें वहाँ के आसपास की चीज़ों को जानना, वहाँ के रहन सहन में ढलना होता है। तो वहाँ की जो चीज़ों को हमें शुरुआत से सीखना होता है, तो उस टाइम पर जो इस तरह का जो हम बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम पर जो उसको हम बोलते हैं रीसोशलाइजेशन की पुनः सामाजिकरण होना। और वीडियो मतलब इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक